अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, खुशामदीद। और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक हूं, उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। अभी ज़्यादातर लोग रोज़मर्रा के कामों में बिजी होंगे। उनकी रूटीन होती है कि वो सुबह सवेरे उठते हैं, सारा दिन कामों में मसरूफ रहते हैं और कुछ लोगों के काम करने का वक्त शाम को शुरू होता है। वो रात देर तक काम करते हैं और यकीनन वो लोग उस वक्त ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे होंगे। ख्वाब का जिक्र हुआ है तो जनाब, ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए क्योंकि बुलंद सोच हमेशा बुलंदी की जानिब लेकर जाती है। और ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोकर आप जो देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप इनको पूरा करने में कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसी खूबसूरत बात के साथ हम आगाज़ करेंगे और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो हम अपने इस सेगमेंट से सेहत से जुड़े मसाइल के हवाले से बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ख़वातीन की सेहत के हवाले से। तो औरत किसी भी घर, बल्कि किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की मानद होती है। अगर औरत सेहतमंद और तंदुरुस्त ना रहे तो घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। और अगर औरत ब्रेस्ट कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाए तो घर मुआशरे का निज़ाम और तवाज़ुन भी दरहम बरहम हो सकता है। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर से आगाही का महीना शुमार किया जाता है। छाती का कैंसर दुनिया भर में ख़वातीन में सबसे आम कैंसर है और ये दुनिया में ये कैंसर अमवात का दूसरा बड़ा सबब माना जाता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 1,81,00,000 नए कैंसर केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 96 लाख अफराद इससे मौत का शिकार हुए। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में छाती के कैंसर के केसेस एशिया में सबसे ज्यादा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल छाती के कैंसर के 83,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं और बदकिस्मती से कुछ ही खवातीन इससे सेहतयाब होती हैं। ये मर्ज तेजी से मुआशरे की जड़ें खोखली कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह आगाही का ना होना है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से काम करने वाले इदारे पिंक रिबन की जानिब से पिंक ट्यूबर नामी मुहिम का आगाज किया गया है। ये मुहिम है क्या और इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान में छाती के सरतान के केसेस में इजाफे की वजूहात क्या है? इस पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं उमर आफ्ताब, समाजी कारकुन हैं। वेलकम टू जागो लाहौर। थैंक यू जी। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी। और सर कैसे देखते हैं आपके पाकिस्तान में, बल्कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान में तादाद जो है ख़वातीन की बहुत ज़्यादा केसेस की बढ़ रही है, क्या इसकी वजूहात देख रहे हैं? लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, उसके अलावा ये कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 साल है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 35 साल है। और यानी कि तकरीबन 20 साल की से ज़्यादा यंग उम्र की ख़वातीन दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और बल्कि अभी पिछले 3-4 साल में ये भी देखने में आया है कि इवन यंग बच्चियाँ जैसे कि 17, 18, 19 ईयर्स की एज जो है, इसमें भी बच्चियाँ जो हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब ये एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है अगर हम इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें। ऑन दी अदर हैंड, जो मकसद है पिंक रिबन कैंपेन को रन करने का और ख़ास तौर पे अक्टूबर के पूरे महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मार्क करने का, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के जितनी अलामात हैं वो सारी एक्सटर्नल होती हैं और उसको अगर अर्ली डिटेक्शन के जो तरीके हैं और उनकी आगाही जो है वो पिंक रिबन जो है वो सारा नॉर्मली देखा जाता है पाकिस्तान में ख़वातीन बल्कि नॉर्मली अवेयरनेस बहुत कम है। तो आप क्या देख रहे हैं, इस मुहिम का आगाज़ किया गया है तो कितनी हद तक जो है वो बेनिफिट होगा अभी तक? लेकिन बिल्कुल एक तो अवेयरनेस कम है, दूसरा ये कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम क्योंकि पाकिस्तान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है
ख़वातीन से रिलेटेड जो भी इशू जो हैं उन पे बात करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारी सोसाइटी में, और ख़ास तौर पे ऐसे इशू जो विमेन सेक्सुअलिटी से एसोसिएटेड हो उन पे तो बात करना और भी मुश्किल होता है। तो हम बिल्कुल ये देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर पे बात करना बहुत एक टैबू सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, अभी कुछ हद तक इस पे बात होनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बिल्कुल जो एक सोशल स्टिग्मा इसके साथ एसोसिएटेड है और बहुत सारी जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं इसके साथ, वो बहरहाल इस इशू पे बात करने में, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम ऐसे भी देखते हैं कि अगर कोई खातून को डिटेक्ट भी हो जाए तो वो अपने घर वालों से छुपा लेती हैं, वो अपने ख़ानदान से छुपा लेते हैं। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि वो इलाज कराने के लिए नहीं जाते। वो अभी भी जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है इस इशू के साथ, वो बहरहाल इस इशू को जो है वो और मुश्किल कर देता है। तो क्या देखते हैं आप कि इसकी इब्तदाई इलामात क्या होती हैं, कैसे ये पता चलता है, इसकी इब्तदा कैसे होती है? जी, ब्रेस्ट कैंसर जो है इसमें ये है कि छाती के किसी हिस्से में या बगल के नीचे अगर कोई गिल्टी हो, छाती की जो स्किन है उसके ऊपर कोई रैशेस या कोई डिम्पलिंग, एक नॉर्मली स्वेलिंग होती है और एक होती है प्रॉपर गिल्टी, तो किससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है? अच्छा देखें, ये बिल्कुल किसी तरह की भी कोई अनयूजुअल चेंज है तो उसको डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है। मे बी हो सकता है कि वो फाइब्रॉइड हो, क्योंकि आजकल बिल्कुल यंग ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं उनमें फाइब्रॉइड का इशू भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन किसी तरह की भी कोई ग्रोथ, कोई गिल्टी जो है उसको आपको ख़ुद फैसला नहीं करना, आपको उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अच्छा, फाइब्रॉइड के केस में अगर किसी को फाइब्रॉइड का इशू हो तो उसको ज़्यादा रेगुलरली उसका मुआयना कराना है, क्योंकि बिल्कुल हमने देखा कि फाइब्रॉइड जो है वो मे बी चंद सालों में जो है वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो किसी तरह की भी कोई गिल्टी जो है उसको आपने ज़रूर सीरियसली लेना है। अच्छा, ये अर्ली डिटेक्शन के लिए जो फर्स्ट और सबसे एक नॉर्मल वे है वो ये है कि प्यूबर्टी की एज के बाद महीने में एक दिन, किसी भी कोई भी आप दिन ऐसा डेट फिक्स कर लें और महीने में एक दफ़ा हर खातून ने अपना ख़ुद मुआयना करना, जिसको हम सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। अच्छा, उससे ये होगा कि अगर कोई चेंज होगी किसी भी स्टेज पे तो फौरी तौर पे उसका पता लग जाएगा, वो महसूस हो जाएगी। और किसी भी चेंज की सूरत में अगर डॉक्टर को दिखा लिया जाए तो जितना ये अर्ली होगा उतना इसका इलाज जो है वो आसान भी होगा, कम तकलीफ़देह भी होगा। और जूझू फिर ये बहुत सारे जो हमें हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं, ये बहुत सारे पेशेंट्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 70% ख़वातीन जो है वो थर्ड स्टेज या इससे लेट पे रिपोर्ट करती हैं। तो और उनको वो बिल्कुल ये बताती हैं कि जी वो बिल्कुल गिल्टी बनी थी, वो मुझे पता भी लग गया, लेकिन ये है कि वो दर्द नहीं होती थी इसलिए मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, चेक नहीं करवाया, और वो गिल्टी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है और फिर वो बड़ी लेटर स्टेज पे पेनफुल होती है। तो ये जो अर्ली सिम्टम्स एंड साइंस हैं इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है और उसी स्टेज पे फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि ये पिंक रिबन एक मुहिम का आगाज़ किया गया है, तो शहर में तो अवेयरनेस दी जा सकती है आसानी से, लेकिन देहात में किस तरह से इसको जो है अप्लाई किया जा रहा है, इसके लिए क्या इक़दाम हैं? जी, हमने एक तो ये कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनका ट्रेनिंग में ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड करवाया, क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो ग्रास रूट पे अवेलेबल हैं, गांव देहातों में अवेलेबल हैं, तो वो एक फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साबित होती हैं देहातों में। इसी तरह हमारा एक कॉलेज प्रोग्राम है, तो हम इवन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के जो कॉलेजेस हैं उन तक भी जाते हैं, और हमने ये देखा है कि जनरली कॉलेज की अवेयरनेस जो है वो सिर्फ एक जो स्टूडेंट है वो उसके लिए नहीं होती, बल्कि एक पूरे हाउस होल्ड के लिए, क्योंकि वो घर जाके अपनी वालदा से, अपने बहनों से, घर की और ख़वातीन से भी उसके ऊपर बात करती है। और इसके अलावा भी जैसे अभी थैंक्स फॉर द कर्टसी ऑफ PTA के जी, हम ये जो रिंग टोन है इस वक्त मोबाइल पे अक्टूबर में पिछले 3 साल से अब ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मैसेज उसके ऊपर इस वक्त भी चल रहा है। exactly. अच्छा, ये हमने देखा कि ये बड़ा इफेक्टिव मीडियम है, क्योंकि
मोबाइल फ़ोन तो आजकल हर जगह पे हर एक के बिल्कुल, पास। शहर में तो होते हैं, लेकिन ये फैसिलिटीज़ जो हैं मोबाइल की, अभी भी बता आपको, ख़वातीन वहाँ पे देहात में जो बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो उनकी अवेयरनेस के लिए क्या कोई ख़ास मुहिम चलाई जाती है जिस तरह से शहरों में होती है? देखिए, ये एक बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी बिल्कुल हम कोशिश तो ये करते हैं कि जहाँ तक हम पहुँच सकें, हम बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स भी रन करते हैं, बहुत सारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ तक भी जाके अवेयरनेस रन करते हैं। लेकिन अभी हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें इस इशू पे बात करना थोड़ा और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम देखते ये हैं कि मुख्तलिफ हमारे जो इलाके हैं उनमें मुख्तलिफ तरह की इसके बारे में मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंटीरियर सिंध में आज के दौर में भी ये माना जाता है कि जी ये कोई काला जादू का असर हुआ है जिसकी वजह से ये हो गया। अच्छा, इंटीरियर पंजाब में, सदर्न पंजाब में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आज भी ये माना जाता है कि शायद ये कोई गलत काम करने की सज़ा है जिसकी वजह से ये तो ये मतलब अभी शहरों में भी बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन गाँव में अभी तो यहाँ पर भी कमी है। जी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही एक लाहौर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम में मैंने तकरीबन वहाँ पे कोई 100 से ऊपर पढ़ी लिखी ख़वातीन थीं जिनका सेशन था, और मैंने जब मतलब उन ख़वातीन से पूछा कि कितनी ख़वातीन हैं जिनको ये पता है कि अर्ली डिटेक्शन कैसे की जा सकती है, तो उस 100 में से शायद 3 ख़वातीन ऐसी थी जिनको ये बात पता थी। तो ये अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। देखें, ये जो इशू है पिंक रिबन को तकरीबन अब इस वक्त 20 साल के करीब हो गए ये अवेयरनेस कैंपेन रन करते, तो शुरू के जो 10-12 साल है उस पर तो हम इस टॉपिक पे किसी लेवल पे भी बात ही नहीं कर पाते थे। ये जो बी वर्ड है यही बहुत सारी जगह पे अभी भी यही रुझान पाया जाता है कि इसका इलाज नहीं है, अगर है भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल। देखें, और ये अब देखें, अच्छा एक चीज़ और बल्कि मैं आपके नाजरीन से शेयर करना चाहूँगा कि इनफैक्ट इस साल जो पिंक अक्टूबर की जो थीम है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर है, क्योंकि अब बहुत सारी स्टडीज़ ये बता रही हैं कि कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ। यानी कि अगर जो कुछ हम खा रहे हैं, अगर हम अपनी हेल्दी डाइट करें, अगर हम एक्सरसाइज करें, और फिर इसके साथ मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करें तो कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो 40% कम किया जा सकता है। ये तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड ये है कि अगर अर्ली डिटेक्शन के ऊपर फोकस किया जाए तो अब सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो बजाय ये कि पूरा बॉडी पार्ट रिमूव किया जाए, बल्कि उसकी जगह पे वो बिल्कुल छोटा सा पोर्शन जहाँ पे कैंसर है सिर्फ उसको रिमूव करके और प्लास्टिक सर्जरी से उस पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। तो कि इस सारे में ये है कि अर्ली डिटेक्शन जितना बेहतर, जितनी जल्दी होगी उतना बचने के चांसेस, लाइफ बेहतर होने के चांसेस। इट्स मीन कि जो आबो हवा है वो भी डिपेंड करती है। देखें, ये बिल्कुल एक पूरा जो है, देखें अभी ये जो कोविड की सिचुएशन हुई, हमने ये देखा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कितना इम्पोर्टेंट है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए बहरहाल आबो हवा है, हमारा मेंटल हेल्थ है, हमारी एक्सरसाइज है, हमारे खुराक है, तो ये सारा कुछ जो है आई थिंक वो जो हमारी जो ग्रैंड मदर्स, जो हमारी दादी नानी के जो नुस्खे होते थे और वो जो बातें करती थी, हमें मेरा ख्याल है कि वो जो बहुत सारी तरक्की में हम शायद थोड़ा सा आगे निकल गए, और खुराक के मामले में जो है वो बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अगर एक तरफ फ्रेश जूस हो और दूसरी तरफ लड़कियां एक तो डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होती हैं जी, और उसके देखें डाइट कॉन्शियस होने के साथ भी मतलब है वो प्रेफरेंसेस चेंज हो गई ना। अगर एक तरफ फ्रेश जूस है और दूसरी तरफ एक सोडा की बोतल पड़ी है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो सोडा यूज़ करते हैं, वो फ्रेश जूस को नहीं अब किया जाता। तो देखें ये जो चीज़ें हैं, फल सब्ज़ी, तो मतलब हमें अपने लाइफस्टाइल को बहरहाल सीरियसली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें इंडिया में इस वक्त जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो 22 में से 1 है, पाकिस्तान में जो रिस्क है वो 9 में से 1 है। तो आखिर क्या वजह है कि
मतलब ये 75 ईयर्स में हम एक ही खिता, एक ही जीन्स, एक ही लोग, और वो क्या वजह हुई कि हम में ये जो रिस्क है ये 3 गुना बढ़ गया। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो खुराक है, जो हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये देखेंगे रोज़ वो अक्सर टीवी पे दिखा रहे होते हैं कि जी वो जाली दूध पकड़ लिया, वो केमिकल से बना हुआ दूध है। जो चिकन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो फीड है जिस तरह, वो कितनी मुज़र सेहत है। मतलब है सब्जियां और जो केमिकल्स उनमें, फल जो हैं उनमें केमिकल्स, बग़ैर मौसम की जो चीज़ें हैं। तो ये जो हमने एक आर्टिफिशियल फूड क्रिएट की पिछले 20-25 साल में, देखने में ही आया है कि इसने इंसानी सेहत जो है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, जैसे कि आप भी इस इदारे को रन कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हुकूमती लेवल पर कितना सपोर्ट किया जा रहा है? जस्ट एक तो टैक्स सेंड किया जाता है, उसके अलावा इसके अलावा क्या इकदाम है जो आपको लगता है कि अभी भी जो है अवेयरनेस के लिए मज़ीद इकदाम होने चाहिए? देखिए, अवेयरनेस के ऊपर तो पिछले कुछ सालों से डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हायर एजुकेशन कमीशन हमें सपोर्ट कर रहा है कॉलेज प्रोग्राम में, पेमरा हमें सपोर्ट कर रहा है इस मैसेज को मीडिया के थ्रू फैलाने में, पीटीए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये है कि देखें, हमें अब इससे शायद आगे जाने की ज़रूरत है। अब जैसे ये खुराक की बात है, तो फूड अथॉरिटी और गवर्नमेंट को ये देखने की ज़रूरत है। देखिए, बिल्कुल हमने काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और फूड से के इंग्रेडिएंट जो दुनिया में प्रूव हो गया, जो एफडीए ने साबित कर दिए कि वो कैंसरस हैं, उनको बैन कर दिया गया, वो आज भी पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं। तो अभी फूड अथॉरिटी प्रिवेंशन के लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब तक हम फूड अथॉरिटी के थ्रू इसको बैन नहीं करेंगे तो ये एक इशू है। फिर एक्सेस टू हेल्थ केयर, देखें बिल्कुल चंद शहरों के अलावा और कितने ऐसे शहर, गांव, देहात हैं जहाँ पे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फिर ये कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस सारे को बहरहाल अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, इसके लिए जो मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका उमर आफ्ताब साहब आपका। और जैसे कि आपने मुलाहिज़ा किया और अवेयरनेस के हवाले से बात की जा रही थी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल भी अगर आपको लगता है ये डिटेक्ट होता है तो कोशिश करें, इसकी इब्तदाई इलामात आपको होती हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू किया जाए। तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे आने वाले दिनों में। और अब मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जाकर लाहौर। और अब कुछ बात हो जाए समाजी मसाइल के हवाले से, तो हमें इस मुआशरे में रहने के लिए मुख्तलिफ रिश्तों से जुड़ना पड़ता है, दोस्तियां भी करनी पड़ती हैं और रिश्तेदारियां भी निभाना पड़ती हैं। इंसान हर दौर में इन रिश्तों से बंधा रहता है। ये रिश्ते बनते और टूटते रहते हैं। हमारी कुछ दोस्तियां सालों साल चलती हैं, जबकि कुछ ताल्लुकात वक्ती होते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में बनने वाला हर ताल्लुक हमारी ज़ात और हमारी शख्सियत पर कुछ ना कुछ असरात जरूर छोड़ता है। इस हवाले से एक बाकायदा स्कूल ऑफ थॉट भी है कि इंसान की शख्सियत उसके 5 करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों का औसत होता है। लेकिन कभी कभार हम जब जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और बहुत से ताल्लुकात खत्म कर देते हैं, लेकिन ये ताल्लुकात फिर भी हमारी जिंदगी को मुतासिर करते रहते हैं। और खासतौर पर शादी के बाद माजी के ताल्लुकात हमारी जिंदगियों पर गहरे असरात रखते हैं। खाए वो रिश्ते उनसे जुड़ी यादें अच्छी हों या उनसे वो यादें बुरी वाबस्ता हों, और बास औकात तो ये हमारे नए रिश्तों को भी बर्बाद कर देते हैं। मासी के ताल्लुकात कितनी अहमियत के हामिल होते हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे मुतासिर करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद एजाज बुखारी, लाइफ कोच हैं। वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे सर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, ये इशू जो है बहुत ज़्यादा, जो आपको पता है अहम है, ये हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। तो कैसे देखते हैं आपके, इससे निकलने के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि सिर्फ एक बात को अगर हम सब समझ लें कि हर शख्स का एक माजी होता है जी, और जब हम समझ लेंगे कि हर शख्स का एक माजी होता है तो उसके बाद फिर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे जी। जब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये जो तकालीफ होती है माजी से जुड़ी हुई, ये कभी इंसानी ज़िंदगी में ख़राबी का सबब नहीं होती। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ
बहुत सी जगहों पर ये मैं अगर शादी को ख़ास तौर पर सामने रखकर, चूँकि एज ए रिलेशनशिप कोच हम इन चीज़ों को बार बार हमें देखने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि माजी में अगर किसी साहब की किसी खातून के साथ मंगनी तक हुई थी, तो क्या होता है कि शादी के बाद कहीं वो मुलाकात अगर हो जाए, उनकी हो या ना हो, और बीवी को इल्म हो कि ये लड़की है जिसके साथ इसकी मंगनी हुई थी, तो उसकी बीवी पूरी महफिल में उस औरत को ढूंढती रहती है और इनकी नज़रों को देखती रहती है कि क्या वो वहाँ पर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मर्द को इल्म हो कि ये बिल्कुल एक नेचुरल सा फेनोमेना है। जी, ये सबके साथ है। इसी तरह से एक मर्द को अगर पता चले कि मेरी जो बीवी है, इसकी किसी कज़न के साथ पहले मंगनी चल रही थी और उनके बस आखिर में जाकर मामलात ख़राब हुए थे, तो वो भी वहाँ पर पहले तो जाने से गुरेज करता है मर्द, और अगर चला भी जाए तो उसकी नज़रें ढूंढती रहती हैं उन चीज़ों। तो ये बुनियादी तौर पर आप जब इतने मुकद्दस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस तर्ज पर, तो उसके बाद तो ये नतीजे निकल कर सामने आते हैं। मैंने इसको ख़ास तौर पर देखा है कि हमारे यहाँ माजी के ज़िक्र को बड़ा मुनासिब समझा जाता है, और वो उसमें क्या कहा जाता है कि यही आपकी ऑनेस्टी आपके रिलेशनशिप के साथ, कि आप माजी का जिक्र करें, आपके माजी के अगर कोई रिलेशंस थे, कोई ताल्लुकात थे, तो उसका आप जिक्र ज़रूर करें अपने स्पाउस के साथ, और जब आप उसका जिक्र करते हैं तो उसी को ऑनेस्टी समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, रब्बे कायनात पर्दे रखने वाली ज़ात है, और अगर किसी वजह से एक पर्दा रख लिया गया है और आप ये समझते हैं कि आपने मुस्तकबिल में या अपने हाल में इस तरह का अब किसी रिश्ते में नहीं जाना, चूँकि अब आप एक रिश्ते में बन चुके हैं, तो क्या ज़रूरत उस रिश्ते को वहाँ जाकर बताने और करने की। और बहुत ज़्यादा ये देखने को यहाँ पर मिलता है कि वो कहते हैं सच्चाई है यही कि आप अपने रिलेशनशिप को जाकर शेयर करें, बताएं कि मेरा ये ताल्लुक़ था, मेरा वो ताल्लुक़ था, मेरे ये मामलात थे, मेरी पहले फ़लाँ जगह से मंगनी टूटी, फिर फ़लाँ जगह से टूटी, ये माजी में हम लोग यूँ बैठा करते थे, गप्पें लगाया करते थे। ये बात क्या ज़रूरत है बताने की। लोग कहते हैं कि नहीं, ये बताएंगे तो ऑनेस्टी होती है रिलेशनशिप, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। एक वो कहते हैं कि लॉयल्टी जो है वो होती है। ये इसी वफादारी के नाम पर नुकसानात होते हैं। वफादारी दिखानी है तो सवेरे उठ के एक दूसरे का ख्याल रख लें, नाश्ते के वक्त एक पे ख्याल रख लें, बच्चों को संभालने में ख्याल रख लें, वहाँ वफादारियाँ दिखाएं ना। ये कौन सी वफादारी है कि माजी में हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था या वो लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, और हम लोग बड़ा अच्छा, उसे सही मेरी समझ आती थी या उससे मेरी सही समझ थी। तो इन रेफरेंसेस की ज़रूरत क्या है? अब देखिए, हर मुआशरे का अपना एक होता है। अब हिंदुस्तान के मुआशरे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी अरब मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी अंग्रेज़ मुआशरे, हर एक के यहाँ ऑनेस्टी इस तरह की रिलेशनशिप में और होती है। हमारे यहाँ वो और दर्ज की। आपने ऑनेस्टी या वफादारी दिखानी तो जिस रिश्ते में बंधे हैं उसके साथ करें। और देखिए, जब कायनात ने कह दिया कि तव्वाब का जो मतलब है कि जब तुम तौबा कर लेते हो, तो उसका मतलब क्या है कि तुमने फिर वो नहीं करना। कुछ भी माजी में किसी के साथ हो, वो माजी है। एक लड़की या लड़का अब आपकी ज़िंदगी में आपके साथ जुड़ रहा है बतौर शौहर या बतौर बीवी के, उसके बाद उसे ख्याल रखना चाहिए। उससे पहले वो कैसे ख्याल रखता आपका, वो रख नहीं सकता। उसको अब इस रिश्ते के तकद्दुस का ख्याल रखना है, क्योंकि शादी एक छोटा इदारा नहीं। कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं खानदानों की वजह से जबरदस्ती करवाई जाती हैं। देखिए, शरीयत तो कुछ और कहती है ना मैम, शरीयत तो जबरदस्ती नहीं कहती, वो तो कहती है लड़के से लड़की से दोनों से पूछ के शादी कीजिए। वो तो शरीयत को बाईपास करने वाली बात है। लेकिन कुछ हमारे कुछ अभी भी मुआशरे में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है कि अगर लड़की अपनी पसंद की शादी करती है या फिर लड़का अपनी पसंद की शादी करता है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जो डेली बेसिस पर आते हैं। तो आप क्या लगता है आपको कि इस तरह का जो रुझान जो हमारा बढ़ा है, जो देखने में यही चीज़ आती है कि जो पेरेंट्स हैं वो मुसल्लत करते हैं बच्चों पे अपने जितने भी डिसीजंस होते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें पेरेंट्स को कितना अहम किरदार अदा करना चाहिए? मैं इसी यहाँ पर ही शो था मेरा, और एंकर हैं थे उनके साथ था, तो उस पर भी ये बात हमारे साथ हुई थी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वालिदैन को ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। Exactly. इस वक्त उन्हें ज़्यादा वो जो समधी हैं आपस में, उन लोगों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि उन्हें एक्सप्लोर करने का टाइम दें एक दूसरे को। जहाँ तक ताल्लुक़ ये लव मैरिजेस की या अरेंज मैरिजेस की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर एक लड़के को कोई लड़की पसंद है या लड़की को कोई लड़का पसंद है, तो आसान तरीका ये है कि अपने वालिदैन को वो बताएं कि ये वो लड़का है, ये वो लड़की, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी शादी की जाए, और उसमें कोई ऐसा मजाका नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? अरेंज मैरिजेस ज़्यादा चल और बच क्यों जाती हैं, और जो लव मैरिजेस हैं ज़्यादातर चल और बच क्यों नहीं पाती हैं? क्योंकि अरेंज मैरिज को बचाने वाले ज़्यादा होते हैं, लव मैरिज पे सुनाने वाले ज़्यादा होते हैं। कर ली तुमने शादी, अब देख लो अब वो ऐसे कर रही है, अब देख लो वो ऐसे कर रहे हैं। दोनों ताने दे दे के वो अगर शादी चलनी भी थी तो वो चलने नहीं देते हैं। आपको, हम सबको हक है किसी को चाहने का, पसंद करने का, उससे शादी करने का। शरीयत ने हमें इजाज़त दे रखी है,
जब आप इतने मुकद्दस रिश्ते में जाकर उसका हिस्सा बनते हैं तो उसके बाद आपको उसको निभाना कैसे, ये तो आपके ऊपर है ना। इसीलिए वालिदैन की अगर तरबियत कर ली जाए, उन्हें बताया जाए। अब देखिए ना, एक बच्ची जिसकी शादी हो गई, वो अगर शादी के एक हफ्ते देर से उठी है और तीसरे दिन ही खाला का फोन आ जाए सास को कि कितने बजे उठ दिए, तो वो रिश्ते तो नहीं चल देंगे ना जनाब, वो नहीं चलेंगे। वो कब उठ रही है, वो कब, उसको अपने दोनों को अपने आप को दरियाफ्त करने दें। यहाँ पर ये होता है कि साहब कहते हैं कि तुमने मेरे माँ बाप का और बहन भाइयों का ख्याल रखना है, और खातून खाना कहते हैं कि आपने भी बस यही करना है। तो वो एक दूसरे को तो देख ही नहीं पाते, एक दूसरे का ख्याल ही नहीं कर पाते। और ये बहुत अच्छी बात है, आप जैसे चैनल्स के ऊपर जब इन चीज़ों के ऊपर शोज़ हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, अवेयरनेस लोगों तक जा रही है। आखिर ज़ाहिर वालिदैन भी बैठे सुन रहे हो सकता है कुछ मुझे कोर्स भी रहे हो, लेकिन मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि वो बच्चे तो आपके, वो मेरे तो नहीं हैं, वो आपके बच्चे हैं। उनको खुश रहना आप सिखाएंगे। आप अपने हिसाब के जब तजुर्बात उन पर करते हैं उस कपल के ऊपर, उसका नतीजा फिर ये निकलेगा, वो तजुर्बे ही होते हैं। जो असरात होते हैं वो नेगेटिव ही निकलते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव निकलते हैं, बहुत कम होते हैं वो पॉजिटिव, क्योंकि स्पेस ही नहीं देते आप उन लोगों को। वो तो आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी कुर्बान कर रहे होते हैं, और फिर वही ताने 8 साल 10 साल बाद बीवी देती है कि आपने उस वक्त मुझे वक्त नहीं दिया था, अपने माँ बाप के लिए कहा था, अपनी बहन के लिए कहा था, अपने भाइयों के लिए कहा था। वो भी कहते कि आपने भी तो आगे ऐसे ये कहा था कि मेरे भाई का ख्याल रख लेना या मेरी माँ का रख लेना, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने बल्कि इसके ऊपर मेरे यूट्यूब लेक्चर्स पढ़े हैं शादी बचाओ के ऊपर, कि खास तौर पर जो मोहब्बत की शादियाँ उनको भी उसी तर्ज पर मिलकर बचाना चाहिए। और लेकिन अगर मोहब्बत वालों ने शादी नहीं की तो फिर वही तो पास्ट बनता है, वही पास्ट बनता है। फिर जब वही पास्ट बनता है तो फिर आगे क्या होता है मैम, उसके बाद वो रेफरेंस में आते हैं, वो रेफरेंस बनते हैं। लेकिन मैं यही अर्ज करूंगा कि अगर पर्दा रखा अल्लाह ने आपका, तो आप भी उस पर्दे को रखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि लॉयल्टी इसमें जाकर आप शो करें कि मैं बताऊंगी तो वो समझेगा ये कितने। और ये बड़े तरीके से एक दूसरे से पूछते हैं, दोनों नए नए दिन होते हैं, मोहब्बतें और तर्ज की होती हैं। तो मुझे बताओ ना, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, मुझे बताओ। सच्चाई के साथ लेके चलते हैं और उसके नताइज क्या निकलते हैं, वही सच्चाई गले पड़ जाती है, बात हर जगह रेफरेंस में आती है। तो ये होना तो नहीं चाहिए। तो माजी के अगर ताल्लुकात हैं भी और यादें जो होती हैं, आपको पता है यादें बन जाती हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो, तो उन यादों से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है नई जिंदगी का आगाज करने के लिए? देखिए, आप जब किसी चीज़ को छोड़ने का सोचते हैं ना, तो आप अपने आप को छेड़ रहे होते हैं। छोड़ने का सोचने वाला कभी नहीं छोड़ पाता। मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूँ कि रमज़ान शरीफ में कुछ लोग कहते हैं कि हम सिगरेट छोड़ेंगे जब रमज़ान शरीफ आएगा, ये कभी नहीं छोड़ पाते। जो सिगरेट पीते हुए जितनी पी चुकी थी वहीं ऐसे फेंक देता है और कहते मैंने आज के बाद नहीं पीनी, वो छोड़ देता है। यहाँ पर क्या होता है कि माजी को बार बार, इसके लिए मैंने एक अंग्रेजी में आर्टिकल लिखा था, ग्रीनिंग द वुंड। आप देखें, जख्म जब खत्म हो रहा होता है ना, उसके इर्द गिर्द खारिश शुरू हो जाती है। वो निशानी होती है कि अब जख्म खत्म हो रहा है, और अगर आप खारिश करना शुरू कर दे, जख्म फिर भरना शुरू हो जाता है। तो ये जो सोच की खारिश है, यही तो है जो दिमाग की बदहज़मी है, वो आपको ख़राब करके रख देती है। आपने छुटकारा नहीं हासिल करना, आप नए रिश्तों में इतना अपने आप को ढाल लें कि पुराने रिश्तों की याद कहीं से सर निकालना भी चाहे तो वो सर निकाल ना पाए, और वो नहीं सर निकाल सकती अगर आप वहाँ मसरूफ़ हों। अब देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है, हमें खाना कितनी अहम ज़रूरत है, याद ही नहीं होता, हम इतने मसरूफ़ होते हैं। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि हम हाल में मसरूफ़ होते हैं। और वैसे भी जो अपने हाल में मसरूफ़ होते हैं, उनको माजी कभी ख़राब नहीं कर सकते। माजी किन को ख़राब करेगा? जो हाल में नहीं मसरूफ़, फारिग बैठे हुए हैं। वो फिर क्या करेंगे? या ख्वाब देखेंगे या पुराने उजड़े हुए ख्वाबों को बैठ के याद करेंगे? ऐसा नहीं हो। आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, कैरी ऑन करना है। आप एक जगह स्टक रह जाओगे तो फिर तो आप वही रह जाओगे। और बाकी है कि कोई किसी को मोहब्बत नहीं करता शादी से पहले, ऐसा तो नहीं होता। कई रिश्ते होते हैं, शादी के बाद कई चेहरे भले लगते हैं। भला लगने का मतलब ये तो नहीं कि आप डिसलॉयल होंगे किसी के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं जीना वरना बस यही था। ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। हमारे यहाँ शादी के बाद बेटियां हों या बेटे हों, बस एक चीज़ वो जहन में रखते हैं कि अब मरना बाकी रह गया, बाकी तो जो होना तो हो चुका है। Exactly. नहीं है, असल ज़िंदगी तो शुरू ही तब होती है। देखो ना, एक लड़की को जब कहते हैं कि शादी से पहले वो मेकअप कर रही है, उसे कहते हैं किसके लिए कर रही है, तो वो कोई बात समझ आती है। लेकिन शादी के बाद तो उसका मेकअप करना और ज़्यादा बनता है, क्योंकि उसे पता है मैंने किसके लिए करना। तो शुरू तो तब हो रही है शादी आपकी, आपका ताल्लुक, आपका बनना, संवरना, उठना, क्योंकि अब आपको उस नज़र से देखने वाला एक शरई आदमी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जिसके शरन रिश्ता है। एक ये भी तो कंसेप्ट पाया जाता है ना, अगर पास्ट में अगर आपके रिलेशंस हैं तो ये कहा जाता है ठीक है, अगर मुझे मिला है या नहीं मिली है मुझे, तो अब जो भी मिलता है हम इसे गुजारा करेंगे। तो वो एक जो गुजारा करने वाला एलिमेंट है,
वो किस हद तक जो है ना आपकी लाइफ पे जो है वो इफेक्ट डालता है? देखिए, जिस वक्त आप लफ्ज़ बोलते हैं ना गुजारा, आप कह देते कि आप मजबूर हैं। मजबूर आदमी रिश्ते नहीं निभाता होता। मजबूर आदमी ना खुद लुत्फ लेता है, ना उससे जुड़े किसी और रिश्ते से वो लुत्फ ले रहा होता है। वो किसी भी रिश्ते से लुत्फ नहीं ले रहा होता। ऐसा नहीं है। आपने जबर में शादी नहीं करनी होती, वो तो शादी कहाँ से होती। आपने अगर मजबूर होकर कहीं किसी रिश्ते को अपना लिया है तो ये तो उसका भी नुकसान है, आपका तो है सो है। यानी अगर एक मर्द ने किसी ऐसी औरत से शादी कर ली जिसे वो पसंद नहीं करता, लेकिन उसके वालिदैन उसे पसंद करते, उसने उससे शादी कर ली। अब अगर एक फैसला तुमने कर लिया तो फिर निभाओ उसको। निभाना ये तो नहीं है कि आप उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज और तर्ज का करें, अपने साथ और तर्ज का करें और फिर वो बस निभा ही जाए किसी न किसी तरह से। ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आज उसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर दोहरा में आ रहा है। अगर एक लड़की का पास्ट है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अगर लड़के का पास्ट है तो लड़के को कहते हैं जी 4 शादियों की जो है इजाजत है। वो एक ये जो कंसेप्ट बना हुआ है, लड़की के पास्ट को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता? देखिए, बात यह है कि अगर लड़के के जो पास्ट है उसके 4 शादी, एक तो पास्ट नहीं, शादी को तो एक्सेप्ट किया जाता है। माजी मर्द का भी होता है, माजी औरत का भी होता है, और दोनों को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए अगर वो सुनते हैं। मैं कहता हूँ सुने ही ना। खातून को भी नहीं कहना चाहिए अच्छा बताएं आपके पहले कौन कौन से ताल्लुकात थे। मर्द को भी नहीं पूछना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए अब हमारा ताल्लुक है, इसी को लेकर आगे चलना है। गुजाइश के कि आप खुदाई शुरू कर दें, और खुदाई तो किसी भी चीज़ की बैठ के शुरू कर दे, उसके नताइज तो मुख्तलिफ निकलते हैं। बिल्कुल। अक्सर जो शादीशुदा लोग होते हैं गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि हम शादी करने के बाद हमारी ज़िंदगी खुशगवार नहीं है और हम एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? जी देखिए, मेरी एक किताब 15 दिनों तक आ रही है मार्केट में, वो है कि अपेयर टू रीअपेयर टू रिपेयर, यानी रीअपेयर टू रिपेयर। यानी आपको शादी ये होती है, ये कच्ची तुरपाई होती है, ये बार बार उधड़ती है, इसे बार बार सिलाई की ज़रूरत होती है। यानी आपको इंस्टेंट रिवार्ड की तरफ रहना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा शादी के आप हिस्सा बन गए और ये अब ऑटो पे आ गई और ये खुद ब खुद चलती रहेगी। नहीं, खुश रखने के लिए सबसे अहम बात जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जो सवेरे का वक्त होता है, वो पूरे दिन की टोन सेट कर देता है। आप अगर सवेरे सड़ के निकलोगे तो किसी को साड़ के निकलोगे, और वो सारा दिन फिर उसी तर्ज पर गुजरता रहता है। शाम को आप वापस आएंगे तो वो दिमाग से नहीं निकलती चीज़ें। आप देखिए, एक मर्द अगर लड़के घर से निकला है, उसका मोटरसाइकिल बता देता है वो लड़के निकला है। वो जहाँ खुद फंसता है, जहाँ फंसाता है, तेज़ जा रहा है, उसके ऊपर इस तरह गाड़ी चला के आ रहे हैं, एक्सीलेटर बता रहे थे कि वो लड़के आ रहे हैं। तो जो लड़के आ रहा है, अब देखिए सवेरे के वक्त अगर खातून खाना कुछ खाना वाना बना रही हैं, तो बच्चों को अगर कपड़े मर्द पहना भी देगा तो शान में कोई कमी तो नहीं आ जाएगी, बल्कि वो सही साथ। अगर घर का फैमिली मेंबर देख लेता है तो आपको पता क्या क्या इस्तेमाल किया जाते हैं। ये बात देखिए, मैंने अक्सर ये भी देखा है कि मसलन मैं कहता हूँ मेरे अब्बू या किसी के भी अब्बू मेरी वालदा के साथ खड़े होके मेरे अब्बू काम करा रहे हैं, तो मेरी वालदा को तो ये चाहिए ना कि वो मुझे कहें कि बेटा तू भी काम कराएगा, क्योंकि तेरा बाप मेरे साथ काम यानी जो कराता तरबियत है, घर का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इस बात को सोच के तो मर्द को करना भी नहीं चाहिए। वो अपनी बीवी के साथ खड़ा काम कर रहे हैं ना, वो किसी की बीवी के साथ तो नहीं खड़ा हुआ। तो शरीयत भी तो इजाज़त देती है। बिल्कुल, शरीयत सिर्फ इजाज़त नहीं देती, वो तो चाहती है कि आप देखें मोहब्बतें कैसे होती हैं साथ होने से। आप साथ रहोगे तो साथ चलोगे ना। यहाँ पर तो है ही नहीं, बेभरमी है हर वक्त। लेकिन मॉर्निंग में जब तक आपकी मॉर्निंग सेट नहीं होगी, आपका पूरा दिन सेट नहीं होगा। अब सुबह की नमाज के बाद आप उठें, आप काम काज कर रहे हैं, मिल के दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको एक कपड़े इस्त्री कर रहा है, दूसरा खाना बना रहा है, वो कर, क्यों नहीं? एहसास तो तभी होगा ना। लेकिन इस रिश्ते में वो नहीं है। और ये दरियाफ्त, जब तक ये दोनों एक दूसरे को दरियाफ्त करते रहेंगे, रिश्ते में मोहब्बतें भी रहती हैं, अकीदतें भी रहती हैं, सब कुछ रहता है। जो ही दरियाफ्त ख़त्म होती है, और उसमें ज़्यादातर आपके इर्द गिर्द के रिश्तेदार ये किरदार अदा करते हैं। इसीलिए कभी भी हस्बैंड वाइफ को एक्सपर्ट के अलावा किसी से अपनी बात नहीं शेयर करनी चाहिए। वो जब आप अपने माँ बाप से, ये फ़ोन ने तबाही मचा दी, अब रोज़ की रिपोर्ट जा रही है माँ के पास, तो वो तो कहेगी। यहाँ पर तो आजकल माएँ क्या कर रही हैं, तो बै मैं तेरे भरा भेज रही हैं। उसके बाद बड़े नुकसान हो, तुम क्यों भेज रही हो उसे तुम कहो कि बेटा वहाँ बैठो। और हमने तो माजी में औरतें देखी हैं जो कहती थी वहाँ की बात इधर मत बताना, वो फिर नानियाँ बनी, पड़नानियाँ बनी, दादियाँ बनी। और आजकल आप रिश्ते भी तो फिर बहुत लॉन्ग टाइम चलते थे, और उनमें आप देखने आज एहतराम है उन रिश्तों को। और देखिए, जितनी औरतों को कहा जाता है कि शुरू में बड़ी मुश्किल थी, आज रिश्ते वही औरतें करती हैं। आज देखें, जब भी रिश्ता होगा औरत उसमें किरदार अदा करती है। मर्द का तो बहुत, वो तो बल्कि शादी पे जाए भी तो मर्द बैठा होता है साइड पे चुप करके, तो वो कह रही होती है बोल ना, आप भी तो कुछ बोले ना, आप भी तो कुछ। लेकिन अल्टीमेटली जो है औरत को ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ऐसा। मुझे एक जगह महफिल में जाने, वहाँ कपल्स थे 100 के करीब, मुझे बुलाया गया, तो उन्हें मुझसे पूछा कि जब
हमारे आपस में ताल्लुकात ख़राब हो जाए और रूठ जाए कोई किससे, तो मनाना किसको चाहिए, पहल किसको करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि जिसका रिश्ता होता है पहल वही करता है। पहल वही करता है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सैयद एजाज बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करती हूँ आपने कुछ ना कुछ आज उनसे जरूर सीखा होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का, आज की किताब का। तो आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम आपका तारुफ नई नई किताबों से करवाते हैं और इससे हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर अहमद हमाद साहब। तो चलिए जनाब उनकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं आज वो किस किताब का तारुफ हमारे से करवाने जा रहे हैं। जी अहमद साहब। वह एक वार्डन की डायरी, चीन की 6 इनाम याफ्ता कहानियाँ। तो चाइना का मैंने इसलिए जिक्र करते हुए खुशी महसूस कर रहा था कि पाकिस्तान का चाइना के साथ एक तवील गहरा स्ट्रेटजिक ताल्लुक़ है। हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है। तो जाहिर है जब ये पस मंज़र था, ये भी पस मंज़र था एक अपने वतन का, उस वतन के साथ जो ताल्लुक़ है वो, और दूसरा ये कि ज़ाती तौर पे मैंने चाइनीज़ फ़िलासफ़ी में जो बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो समर स्कूल है उधर से चाइनीज़ फ़िलासफ़ी पढ़ी। और मुझे चीनी फ़लसफ़ियों, कन्फ्यूशस से लेके ऑन लाओज़ू, कन्फ्यूशस, ये तमाम से आते आते मैंने फ़लसफ़ा तो उनका बड़ी दिलचस्पी से पढ़ लिया। बुनियादी तौर पे मेरा मकसद ये था कि मैं देख सकूं कि चाइना की जो फ़िल्म्स हैं वो किस हद तक फ़िलोसॉफ़िकल है या फ़लसफ़े की रोशनी में चाइनीज़ फ़िल्म इंडस्ट्री को या उनके प्रोडक्शंस को कैसे देखा जा सकता है। लेकिन फितरी बात है कि उसके साथ ही साथ मेरा चीनी अदब के साथ एक तजस्सुस पैदा हुआ। तो ये किताब जब मेरे हाथ लगी तो मैंने वो सारी माओ ज़ेतुंग की जितनी भी तहरीक थी सारी वो भी, और उसके बाद 4 मई 1919 की जो उनका एक इनकलाबी दिन था, उससे लेके ऑनवर्ड्स जदीद जो ली जिनपिंग हैं उन तक का सारा सफ़र जो है वो मैंने इत्तफाक हुआ पढ़ने का इस किताब के फैज़ से, ताकि मैं इस पर बात जो करूं वो उसमें सब्सटेंस हो। तो जनाब बात ये है कि जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ ज़ेतुंग ने एक दिया था, वो आप समझ लें कि एक मॉडल दिया था, या उन्होंने कहा था कि ये हमारा हदफ है। तो उसके नतीजे में बाज़ लोग ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं ये ठीक बात है कि एक ग्रेट स्टारवेशन जो वहाँ पे फैमिन एक बड़ा अजीम कहत आया। और इसके अलावा उन्होंने जो 4 चीज़ों को मारने का हुक्म दिया, जिसमें चिड़ियाँ थीं, मच्छर थे, मक्खियाँ थीं और वो थे कॉकरोच थे गालिबन, चौथा मैं अगर भूल रहा हूँ तो मैंने देखा कि चाइना की तारीख पे 4 की बड़ी अहमियत है। उसके बाद जब इन्होंने सकाफ़ती इनकलाब जो कल्चरल रेवोल्यूशन था कुछ अरसे के बाद 1966 में जब वो आगाज़ हुआ, तो उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि 4 चीज़ों को ख़त्म कर दें। और इन तमाम चीज़ों को, जिन चीज़ों को ख़त्म करना है, उसको इकबाल के एक मिसरे में समाया जा सकता है कि जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। तो जो ये कल्चरल रेवोल्यूशन था ये बहुत ही ज़्यादा बुनियादी हैसियत रखता है, क्योंकि हुकूमती रेवोल्यूशन तो आ गया, अब कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से उसके ज़रिए से मुकम्मल तौर पे मुआशरा तब्दील करना था माओ ने। तो उसके फ़ौरन बाद की ये कहानियाँ हैं। ये सारी बात मैंने इसलिए की है, इस कहानी में जो कल्चरल रेवोल्यूशन था उसके जो डिसइल्यूजनमेंट्स हैं इस किताब में, उन पे भी कहानियाँ हैं। और फिर बहुत सारी जो कमिटमेंट है कल्चरल रेवोल्यूशन के जो माबाद असरात हैं उसमें से निकलने के लिए वो भी कहानियाँ मौजूद हैं। कमिटमेंट वाली कहानियाँ मौजूद हैं कि कोई बात नहीं, बाज़ चीज़ें फ़ेल हो जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर अपना इनकलाब जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए ताकि चाइना को आगे बढ़ने में मदद मिले। तो चीन के बारे में अगर आपका दिल चाहता है कि बहुत कुछ जाने, तो लो शुन उसकी जो वो है पागल की डायरी, मैडमैन्स डायरी, वो या द स्टोरी ऑफ आक्यू, उसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। वो है, आप समझ लें कि जो वॉल्ट विटमैन अमेरिका की पुश्त पे और जो पुश्किन रशिया की पुश्त पे, इसी तरह जदीद चाइना की पुश्त पे ये शख्स खड़ा है लू शुन। उसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, उसके सारे काम को। वो इत्तफाक हुआ, मुझे कुछ चीज़ें उसके पढ़ने को मिली। तो यहाँ पे फिर इस किताब के बारे में इस किताब में जो कहानी है, वोंग मिंग वहाँ के वज़ीर सकाफ़त थे, उन्होंने आशिक़ सादिक के नाम से बहुत अच्छी कहानी लिखी। और इश्क़ सादिक इन्होंने एक वो जो गैंग ऑफ 4 का जब गैंग ऑफ 4 का जब जवाल हो गया कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद, तो वहाँ पे ज़ाहिर डिसइल्यूजनमेंट भी हुई। तो वहाँ एक शख्स है लुई और थॉन्ग, इन दोनों का मुसलसल तालमेल के साथ ये कहानी चलती है।
लुई को ये लगता है कि मिस्टर थोंग जो स्ट्रगल कर रहे थे, कॉमरेड थे, जब उनको इख्तियार मिला तो वो बदल गए। जब वो जाके देखते हैं तो वो वाकई बदले बदले महसूस होते हैं, लेकिन ये अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं, हमने जदीद ज़िंदगी के साथ चलना भी तो है। तो इसी तरह जो कहानी शादी से पहले है वो उस वक़्त के चाइना के मुआशी हालात थे कि इनकलाब के बावजूद गरीब गरीब था और अमीर अमीर था। तो कुछ मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इस किताब में ऐसी कहानियाँ भी हैं तो जो डिसइल्यूजनमेंट है। एक बात जहन में रखिएगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये कहानियाँ कोई चाइना की इनकलाब पे कोई तनकीद हैं, बल्कि हकीकत ये है कि एक तारीख़ मौरख़ लिखता है और एक तारीख़ राइटर, अदीब और शायर लिखता है। तो कहते हैं कि ज़्यादा मोतबर वही तारीख़ होती है जो शायर लिखता है या अदीब लिखता है। तो ये जो कहानी है ये हकीकी चीन का वो रुख दिखाती है हमें जो कि शायद मौरख़ जो है वो ना लिख सके। मुअल्लम बड़ी खूबसूरत कहानी है। और इसके अलावा जो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं कह के बात ख़त्म करूँगा कि कहा यह जाता है, एहफाजुर रहमान साहब ने इसका तर्जुमा किया, और एहफाज साहब का ये, एहफाज साहब तो खैर बहुत बड़े आदमी हैं, आप जानते हैं कि कितना उन्होंने काम कर रखा था। तो एहफाज साहब का ये कहना है कि जो चीनी कहानी है वो आलमी मायार की नहीं है। मैंने जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात दुरुस्त नहीं है मुकम्मल तौर पे। ये आलमी मायार की कहानियाँ हैं, इनमें वो ड्रामाई अनासर पाए जाते हैं जो कि एक अच्छी कहानी में होते हैं, कहानीपन भी है। और इसके अलावा लूशन का ही इवन जो मैडमैन्स डायरी है वो इतना अच्छा है, वो अलामत भी आ रही है उसमें, इनकी जदीद कहानियों में बयानिया भी आ रहा है, ड्रामा भी आ रहा है, सस्पेंस है, और उसके बाद एक बड़ी पावरफुल जो पंच लाइनर होता है जैसे मोपसां के यहाँ या मंटो के यहाँ, वो भी है मौजूद। तो मेरा ख्याल है कि ये कहानियाँ शानदार हैं। अदब के हर तालिब इल्म को, ख़ास तौर पे जिसको चीन से मोहब्बत है, उसको ज़रूर। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक और वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। तो जनाब, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया गया और उनकी अज़मत को खैरात तहसीन पेश किया गया। असातिज़ा कौमों के मेमार होते हैं। दुनिया भर में इस पेशे से वाबस्ता अफराद को बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में मामला कुछ और ही है। आए दिन असातिज़ा सड़कों पर अपने बुनियादी मुतालिबात मनवाने के लिए एहतजाज करते हैं और धरने देते हुए दिखाई देते हैं। चंद दिन कबल ही हमने देखा कि कॉलेज असातिज़ा एसोसिएशन की जानिब से शहर के अहम मुकामात पर एहतजाज किया गया और धरना भी दिया गया। असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला की कॉलेज असातिज़ा के मसाइल के हल के लिए फूल प्रूफ सिस्टम वज़ा करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन, रेगुलेशन और कानून पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील देने की हिदायत जारी की गई हैं। कमेटी 14 रोज में असातिज़ा के मसाइल के हल के लिए काबिले अमल तजावीज़ पेश करेगी। कॉलेज असातिज़ा के मुतालिबात है क्या, और जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उन्हें क्या यकीन दहानी करवाई गई है, क्या उनके मुतालिबात जो हैं वो पूरे होंगे या नहीं, इस पर हम आज बात करेंगे। इसके साथ ही एक और अहम मसला सामने आया था जहां स्कूल्स में बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाई जा रही थी। ये मामला है क्या? लाहौर न्यूज़ की जानिब से इस खबर पर जो है वो एक्शन ले लिया गया है। तलबा से जबरी मुशक्कत लेने वाले स्कूल सरबराह के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ये मामला है क्या और क्या कार्रवाई की गई है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आमना सादिया और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज। खुशामदीद आपको। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मैम, आपसे पूछेंगे, जैसे कि आप प्रोफेसर हैं और यकीनन जो है टीचर्स के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और आए दिन हम देखते हैं कि असातिज़ा जो है वो सड़कों पर होते हैं, अपने मुतालिबात लेकर आते हैं, रोड भी ब्लॉक किए जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसी पर हम आज आपसे बात करेंगे। तो ये जानना चाहेंगे बेसिकली मुतालिबात है क्या? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने टीचर्स डे के मौके पर हमें मौका दिया और हमें बुलाया, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं आप। चाहिए तो ये था कि ये काम हमारे हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से होता, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से होता, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होता, और उसके अलावा जो हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है उनकी तरफ से होता, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया गया।
क्योंकि मेरा ख्याल है उस्ताद को दुनिया के तमाम माशरों के अंदर तो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, लेकिन हमारे यहाँ शायद इसकी अहमियत को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। इसी वजह से आपने अभी जैसे मुझसे सवाल किया कि देखिए जंग हज़ीम दोम की एक मैं कोट करना चाहूँगी चीज़ कि उस वक्त हिटलर से किसी ने पूछा कि लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं तो हम इनको कैसे किसी महफूज जगह पे रख सकते हैं। तो उसने कहा कि अपनी कौम के असातिज़ा को कहीं छुपा दो, महफूज कर दो, तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। और आज भी आप देखें कि जर्मनी अपनी एजुकेशन के लिहाज से दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्कों में से एक है। और हमारे यहाँ जैसे आपने देखा कि असातिज़ा सड़कों पर आपको नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे कॉलेज के उस्ताद। अब हमारा जो ये एक कैडर है ये यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के दरमियान में है, और लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मसाइल का शिकार है वो यही वाला कैडर है। इसमें सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर नहीं है और ना ही इसको करने की कोशिश की जा रही है। 2018 में जब ये गवर्नमेंट जिनका कुछ हिस्सा इस वक्त भी मौजूद हैं, जब ये आए तो उस वक्त हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया कि उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए आप लोगों की बेहतरी के लिए। तो हमने जस्ट उन्हें ये सजेशन दी कि आप कुछ भी ना करें, बस KPK की जो एक है उसका तरीक़ाकार उसके मुताबिक कर दें। तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, हमने ही वहाँ पे तमाम पॉलिसीज़ दी हुई हैं, तो मुझे पंजाब में क्या मसला है। हमने उनकी बात को मान लिया और हम खुश हो गए कि शायद इस मामले को बेहतर तरीके से देखा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ ही अरसे के बाद हमें अपने मसाइल को बताने के लिए, हमें अपने मसाइल उनको समझाने के लिए सड़कों पर आना पड़ा। आप सबके जो जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं इन्होंने हमारा साथ दिया और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोगों ने हमारा साथ दिया। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर की हदायत पर हमसे ये एक वादा किया कि बहुत जल्दी इसके लिए कमेटी तश्कील दे दी जाएगी और ये स्ट्रक्चर बेहतर कर दिया जाएगा। वो हमारा ये था कि 5 टियर्स कर दिया जाए, जैसे कि लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड सुपर प्रोफेसर, जैसा कि KPK में हो रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, वो बस वादे ही रहे। एक कमेटी के बाद दूसरी कमेटी, दूसरी के बाद तीसरी, वो जूं की रफ्तार से चलती हुई गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और उसके बाद नए लेकिन जो कमेटियाँ वो बना दी जाती हैं। बिल्कुल, आतिफ भी हमारे साथ मौजूद है। आए रोज़ हम देखते हैं असातिज़ा जो है वो सड़कों पर होते हैं, एहतजाज करते हैं, अपने मुतालिबात भी लेकर आते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई जो मराद दी जा रही हैं असातिज़ा को वो कम है और क्या उनके मुतालिबात जो है वो जायज़ है? देखिए, जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है उसमें तो हर तबका ही परेशान है कि अपना ज़िंदगी गुजर बसर करना उनके लिए मुश्किल हो चुका हुआ है। वो स्कूलों के असातिज़ा हो, वो कोई भी सरकारी मुलाजम हो, निजी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, तमाम को मुश्किलात का सामना है। तो ये कॉलेजेस के जो असातिज़ा हैं इनका कैडर जो है वो यूनिवर्सिटी के कैडर के जो टीचर्स हैं उनसे कम होता है। जो लेक्चर 17 ग्रेड का कॉलेज में होता है वो यूनिवर्सिटी में 18वें ग्रेड का होता है। उनकी तनख्वाहें ज़्यादा है, इनकी तनख्वाहें कम हैं और जो प्रमोशन का तरीक़ाकार है, जो स्ट्रक्चर है वो भी सुस्त, बहुत स्लो है। एक लेक्चर से असिस्टेंट प्रोफेसर में वो 10 से 15 साल जो है एक टीचर को लग जाते हैं और इस अरसे में जो तनख्वाहें हैं वो भी कम है। तो इनकी तरफ से ये जायज़ मुतालबा है और इस हवाले से काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ PTI की गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट में भी इन्होंने एहतजाज किया और मुतालबात को जो हुकाम थे जिन्होंने मुज़ाकरात की उन्होंने कहा कि आपके मुतालबात जायज़ हैं। फिर कमेटी बना दी गई, कमेटी ने सिफारशात जो है वो पेश की, तजावीज़ पेश की, लेकिन फिर वो सारी तजावीज़ और जो सिफारशात थी वो ब्यूरोक्रेसी में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और फाइलों की नज़र होकर रह गई, लेकिन इकदामात नहीं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरीके से इनका पे प्रोटेक्शन का मामला है, वो भी ख़ास से अरसे से जो है कई सालों से उस पर बातचीत हो रही है, प्रोटेस्ट हुए, कई रोज़ जो है असातिज़ा की जानिब से सड़कों पर धरना दिए गए, एहतजाज किया गया और महकमा हायर एजुकेशन ने भी तस्लीम किया कि इनका मुतालबा जो जायज़ है। कोर्ट ने भी इन जो कॉलेजेस के असातिज़ा हैं इनके हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन वो मामला फिर चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचते, फिर वो चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचता है और चीफ सेक्रेटरी तक बात पहुँची तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। तो वो फिर मामला जो है वापस चला गया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने
DPI को कहा कि अगर हमने ये पे प्रोटेक्शन इनको देनी है तो कितना ख़र्चा जो है वो हुकूमत का होगा, तो इसका तखमीना लगाया जाए। अब 2-3 माह से वो डायरेक्टर कॉलेजेस के पास है और 3 माह से सिर्फ यही नहीं हो सका कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा। लेकिन अगर ये करना चाहें, नीयत हो, तो वो 10 से 15 रोज़ में ही पता लग सकता है महकमा ख़जाना से कि कितने इस मंसूबे पर पैसे खर्च होंगे। अगर नीयत हो, कमिटमेंट हो, तो ये चीज़ें जो हैं वो हल हो सकती हैं, ताकि असातिज़ा भी जो है वो फ्री माइंड से, जब उनको पता हो कि उनके सारे मुतालबात जो हैं जायज़, उनको कबूल किया जा रहा है, मंजूर किया जा रहा है और उनको जो जायज़ मराहत हैं वो मिल रही हैं, तो वो भी उनकी तवज्जो सब जो है वो पढ़ाई तदरीस के शोबे पर हो कि बच्चों को कैसे बेहतर पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब उनकी डाइवर्जन जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा कि अपने मुतालबात कैसे हैं वो मंजूर करवाने हैं, प्रमोशन के लिए कैसे जाना, बेहतर करवाना है, जो तनख्वाहों में कैसे इजाफा करना है, पे प्रोटेक्शन जो है वो कैसे हासिल करनी है, तो फिर जब उनकी जो माइंड है वो एहतजाज की तरफ होगा और इसी तरफ होगा कैसे अपने मुतालबात को न, तो वो, और इसके साथ साथ ये भी है कि कॉलेजेस में इस वक्त असातिज़ा की तादाद जो है वो भी कम है। 6-7 हज़ार असातिज़ा जो है उनकी सीटें इस वक्त कॉलेजेस में खाली पड़ी हुई हैं। तो हर साल महकमा हायर एजुकेशन करता क्या है कि आर्जी असातिज़ा को भर्ती करता है, लेकिन अब नया सेशन शुरू होने का और अभी तक जो है वो आर्जी असातिज़ा जो हैं वो भी भर्ती नहीं किए गए। तो जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी, जो पहले से मौजूद असातिज़ा है जिनकी तादाद कम है उन पर बोझ पड़ेगा। बिल्कुल, सादिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात हुए हैं असातिज़ा के, क्या लगता है आपको कि इस बार भी कमेटी जो है वो खेला जाएगा या फिर जो मुज़ाकरात है उन पर कोई अमली जो इक़दाम है वो तो दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, मैं आतिफ की बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगी कि देखें, उस्ताद का एक जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि उसने स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी होती है। लेकिन जब वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसे खुद ही नहीं पता कि ये जो काम वो कर रहा है ये सही तरीके से किस तरह से सरअंजाम दे सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं होगी, तो वो कैसे यकीन दहानी कोई उसको नहीं कराई जाएगी इस बारे में, तो वो काम सही तरीके से नहीं कर सकेगा। फिर होता ही है कि और भी इस तरह के कई मसाइल हैं जिसमें जैसे कि स्टूडेंट्स जैसे आते हैं कॉलेजेस के अंदर, जैसे इन्होंने जिक्र किया, अब असातिज़ा की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेबॉर्ट्रीज़ की कमी है, लाइब्रेरीज़ की कमी है, और इस सारे मामले को अगर देखते हुए हम ये देखें कि तालीम के लिए बजट बहुत कम मुख्तस किया जाता है, और उसके बाद भी फिर ये है कि अगर आप रिसर्च की तरफ नहीं जाएंगे, अगर हमारे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं मिलेगा, देखें तालिब इल्म की मेहनत या उस्ताद की माहिर होना या उसकी स्किल्स होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इनके साथ साथ उनको वो वाली चीज़ें मरात भी अगर दी जाएं, तो इस सिलसिले में भी हमने काफ़ी दफ़ा आवाज़ उठाई, काफ़ी दफ़ा अरबाब इख्तियार को बताने की कोशिश की, लेकिन वही बात है कि उन पर कोई उस तरह का असर नहीं होता। अब भी जैसे कल हमने टीचर्स डे के ऊपर एक चीफ मिनिस्टर का एक सुना कि जी आपको एक बड़ी वो दी जा रही है, मुबारक हो टीचर्स को कि उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई दी जा रही है। अगर मुबारकबाद की जगह मुतालिबात को मंजूर कर लिया जाता, हम उम्मीद तो रखते हैं कि वो मुबारकबाद हमारे मुतालबात की मंजूरी की सूरत में हो तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जस्ट ये एक पैगाम था तो इसको हम तो बिल्कुल नहीं मानते और ना हम इन चीज़ों को समझते हैं कि हुकूमत इन मामलात में कुछ काम करने की तरफ रज़ामंद है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको देखने की ज़रूरत है। हमारी तो हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि उस्ताद का जो काम है कि वो अपने क्लासरूम के अंदर अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाए, उनको मामलात ज़िंदगी के बारे में बताए, उनको इस चीज़ के लिए तैयार करे कि वो अपने मुल्क के लिए एक बेहतरीन सरमाया साबित हो सके। लेकिन जब उस्ताद को यही होगा कि कभी उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, अभी बहुत ज़्यादा प्रमोशन के प्रॉब्लम्स हैं हमारे लोगों की, उस तरह से नहीं हो रही प्रमोशन वाला जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा नए लोगों की भर्ती का मामला है, फिर मुस्तकिली का। आप देखें, आप जैसे एक जगह पे एक मजमून की रिक्वायर्ड हैं 11 लोग और वहाँ पे अगर 4 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोग आएंगे, उनके अंदर किसी किस्म का कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं होगा जब तक कि आप उनको मुकम्मल तौर पर वो सारी मराहत नहीं देते, उनको पता हो कि हमने यहीं पे रहना है, हमने काम करना है। तो जब आपने उनको 1 साल के लिए ये मौका देना है
तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब दुनिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुकाबला की फ़ज़ा हो गई है। और इसी तरह जैसे कि देखें ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, पुलिस के अंदर है, इतने इतने बड़े आला कोर्स कराए जाते हैं, उनको इतने लाखों रुपए खर्च करके बाहर भेजा जाता है। तो आज तक तो कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली कि किसी डिपार्टमेंट ने या HEC ने या पंजाब की गवर्नमेंट ने या फेडरल की गवर्नमेंट ने किसी उस्ताद को भेजा हो कि वो बाहर से जाएं और कोई नई टेक्निक सीख कर आएँ और यहाँ आके बच्चों को, अब कोई अपने तौर पे अगर कर लेता है तो वो मुआशरे की तरक्की में उस तरह से करामत साबित अहम किरदार अदा नहीं कर सकता। बिल्कुल आतिफ, जैसा कि लाहौर न्यूज़ की जानिब से खबर ब्रेक की गई थी, बच्चों से जो है वो जबरी मुशक्कत करवाई जा रही है स्कूल्स में, ना कि उन्हें तालीम देने की बजाय वहाँ पर उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ये मामला है क्या, क्या इसमें कोई डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, ये खबर हमने ही ब्रेक की थी और उसमें वीडियो में भी देखा गया है कि बच्चों को जो ईंटें उठवाई जा रही हैं और स्कूल में पता लगा था कि ट्यूबवेल की कमरा जो उसको तामीर किया जाना है, तो वहाँ पर ना के बाहर से मजदूर बुलवा कर उनसे काम करवाया जाता, बच्चों को ही लगा दिया गया जबरी मुशक्कत पर कि वो ही ईंटें उठाकर जो है वो कमरे के लिए वहाँ पर मिस्त्री मजदूरों को दें और अपने जो थोड़े से पैसे बचाने के एवज जो है बचाने के लिए उन्होंने बच्चों को जो है वो जबरी मुशक्कत करवाई। तो ये मामला उजागर किया तो फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है उनको भी ख्याल आया और उस पर अब एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है 3 रुकनी, और उसे कहा गया है कि 3 रोज़ के अंदर अंदर जो है ये मामले की इंक्वायरी कर कर सिफारिशात जो है वो। पहला मामला नहीं है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत दफ़ा देखा गया है कि स्कूल्स में बच्चों से काम करवाया जाता है। तो इस हवाले से मतलब पहले भी इकदाम नहीं किए गए, तो क्या अब भी जो है कुछ नजर आ रहा है? इकदाम की अगर बात की जाए तो स्कूलों में स्टाफ ही मौजूद नहीं है। दर्जा चहारम का यह खाकरोब जो है जिनसे ये काम, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ये काम करना है, वो अमला मौजूद ही नहीं है। लाहौर के स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ की हज़ारों सीटें जो है इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं, तो फिर स्कूल सरबराह उनका कोशिश यही होती है कि जो मौजूद अमला है उसी से काम लिया जाए। जो अमले को हिदायत दी जाती हैं वो बच्चों से करवाया जाता है। किसी जगह पर फर्नीचर उठवा रहे हैं, किसी जगह पर सफाई करवा रहे हैं, किसी जगह पर ये ईंटें उठवा रहे हैं। तो इस तरह के वाक़यात आए रोज़ सामने आते हैं और ये नॉर्मल बात है कि स्कूलों में बच्चों से ऐसे काम लिया जाता है। और उसकी वजह यही बताई जाती है कि स्कूल के सरबराह से पूछे तो वो कहते हैं कि हमारे पास अमले की शदीद कमी है, स्कूल इतना बड़ा है, क्लास साफ करने के लिए अमला मौजूद नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, अमला मौजूद नहीं है। तो हुकूमत की तरफ से दावे तो किए जाते हैं कि हम स्कूलों में जो है स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, वसाइल जो है वो स्कूलों की तरफ सारे जो है कर दिए गए हैं। लेकिन जब अमली तौर पर स्कूलों में जाएं तो वहाँ पर बुरे हालात हैं, इस तरह के वाक़यात हैं, बच्चों को मारा पीटा भी जा रहा है, उनसे काम भी लिया जा रहा है। अब इसी स्कूल के जो है जब स्कूल सरबराह से पूछा गया कि आपने बच्चों से क्यों काम लिया, तो उनका कहना था कि मैंने तो अपने अमले को कहा था कि वो करे, लेकिन उन्होंने आगे बच्चों को लगा दिया कि वो ईंटें उठवाएं। इससे पहले जो है जनरल अस्पताल में भी उसके करीब एक स्कूल है, वहाँ से भी ऐसा ही वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ था, वहाँ भी बच्चों से काम लिया जाता है। अब आम होते जा रहे हैं। बिल्कुल आमना साहब, जैसा कि आप भी माहिर तालीम है, क्या देखती हैं आपके बच्चों से टीचर कोई जाती या स्कूल का जो काम है वो करवा सकता है? लगता है आपको कि ये जायज़ है? देखिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ये चीज़ तो, कि उनको बच्चों ने तालीम हासिल करने के लिए आना है। अखलाकी तौर पर अगर देखा जाए तो बच्चों को कम्युनिटी सर्विस की तरफ माइल किया जा सकता है कि वो सफाई का ख्याल रखें या कोई ऐसी वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो कि जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो गंदगी फैले, या जैसे आजकल आपको पता है कि डेंगू है तो उसमें हम बच्चों को सोशल सर्विस के लिए आमादा करते हैं कि वो ये काम करें। लेकिन जबरी तौर पर कुछ ज़्यादा उनकी हिम्मत से ज़्यादा काम कराना वो बहुत ज़्यादा एक तकलीफ दे बात भी है। और फिर उसके बाद जैसे कि अभी उन्होंने जिक्र किया कि मार कुटाई का तासर भी आता है, तो ये चीज़ तो सही नहीं है। लेकिन जो जिस मामले की तरफ इशारा किया गया है वो जू का तू मौजूद है। वो इवन लाहौर के बड़े कॉलेजेस में, बड़े स्कूल्स में भी ये वाला मसला है कि वहाँ पे जो है दर्जा चहारम के जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद कम है या वो डेली वेजेस पर हैं। अब जाहिर है जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास इतनी ज़्यादा तो अमाउंट नहीं होती कि वो उनको फंड्स की कमी होती है कि वो उनको तनख्वाहें दें, वो फिर किसी न किसी तरीके से वो पूरा किया जाता है। लेकिन अगर जबरी तौर पर मारपीट के जरिए से ऐसा कुछ काम किया जाए तो मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पर भी वो गलत है। सोशल वर्क की अगर मामला देखा जाए तो बहुत सारे ममालिक में जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर वीक में एक दिन होता है कि बच्चे
जो है उनको सेंसिटाइज किया जाता है। उसमें फिर टीचर भी शामिल होते हैं कि वो भी सफाई में जो है वो काम में हिस्सा लें। अभी भी कोई 1-2 स्कूल आपको लाहौर में मिलेंगे जहाँ पर दर्जा चहारम के मुलाजमिन नहीं है तो टीचर खुद वाशरूम साफ़ करते हैं और बच्चों को फिर ये तलकीन करते हैं कि वो भी सफाई का काम करें। तो ये बुनियादी जिम्मेदारी तो महकमा स्कूल एजुकेशन की है कि अगर तो उन्होंने बच्चों से सोशल वर्क करवाना है तो उसमें टीचरों को भी साथ में लाएं कि वो सफाई का ख्याल रखें, उनको इस अहमियत जो है का आगाज किया जाए, अहमियत आगाही दी बिल्कुल जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज आपका भी और प्रोफेसर आमना सादी आपका भी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और इसके साथ ही नाज़रीन मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद भी आपसे और मज़ेदार बातें शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात हो जाए एक मसले की जिसका हर कोई शिकार दिखाई देता है और वो है मोटापा और वजन में इजाफा। तो हम बात करेंगे हम वेट लूज कैसे कर सकते हैं और वो भी रंगों की मदद से। जी जनाब, रंगों की भी जुबान होती है, उनके भी असरात होते हैं। ये असरात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हैं और जबकि मस्बत भी हैं और मनफी भी हैं। इन रंगों का हमारी सोच, सलाहियतों, तवानाई और शख्सियत पर इतना असर है जिसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। रंगों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है चीन और मिस्र समेत कई कदीम तहजीबों में कलर थेरेपी यानी रंगों से इलाज किया जाता था। आज के जदीद और मॉडर्न दौर में भी इनसे इलाज किया जाता है। कलर थेरेपी एक मरतबा फिर से मकबूल होती जा रही है, जिससे हमारे कई अमराज का इलाज भी किया जाता है, जिसमें वेट लूज सबसे अहम है। तो जनाब, रंगों की अहमियत क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं राबिया सैयद जो कि हमें थेरेपी से रोशनास करवाएंगी। वेलकम बैक टू राबिया, कैसी हैं आप? आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच दोबारा बुलाने के लिए। और हमें बताइएगा मुझे कलर थेरेपी बेसिकली है क्या और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं? कलर थेरेपी एक बहुत एंशंट विजडम है, बहुत ज़माने कदीम से चला आ रहा है एक इलाज का तरीका है। एंशंट इजिप्ट और इंडिया और ग्रीस, ये वो इलाके हैं जहाँ से ये असल में शुरू हुआ। कहते हैं कि जो कलर्स हैं ये ना सिर्फ हमारी नफ्सियात पे असर करते हैं बल्कि ये हमारी एनर्जेटिक बॉडी जो है, हमारी एनर्जी के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। तो जैसे अगर आप कॉन्स्टेंटली एक रंग को देखते रहते हैं तो आपके आसाब के ऊपर इसका असर पड़ता है। ये तो साइंस में, साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ एनर्जी वाइज कलर्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है कलर थेरेपी में। जब इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लेट्स से आपका मूड डाउन है और आपके आसपास कुछ ऐसे ब्राइट कलर्स हैं जो आपकी, लेट्स से यू आर फीलिंग लो और आपने रेड, येलो, ऑरेंज रखे हुए हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली भी आपकी एनर्जी एकदम बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो एनर्जेटिक बॉडी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी को ये अप करते हैं क्योंकि कलर की फ्रीक्वेंसीज हाई होती हैं। तो कलर जो होता है यकीनन इम्पैक्ट भी रखता है। कौन सा कलर है जो ज़्यादा तौर पर इंसान के जज्बात पर जो इफेक्ट करता है? रेड, सबसे ज़्यादा रेड। इसीलिए कहते हैं कि जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है। क्या ये लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए डिफरेंट है या सेम ही है? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि वो किस इमोशनल स्टेट में है। तो अगर फर्ज करिए कोई लड़का है, वो गुस्से में रहता है, आप उसे रेड पहनाएंगे या उसके कमरे में बहुत ज़्यादा रेड रख देंगे, उसको तो और गुस्सा आने लगेगा, लड़की हो या लड़का हो। लेकिन लड़के और लड़की के वैसे नफ्सियात में थोड़ा फ़र्क होता है ना, विमेन आर मोर सेंसिटिव एंड मोर इमोशनल। ठीक है, कलर थेरेपी है क्या और इसकी अहमियत क्या है? कलर्स नॉर्मली हमें हील करते हैं। आई मीन कलर थेरेपी अगर हम जिक्र करें, 7 कलर्स होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रेनबो कलर्स हैं, एनर्जी सेंटर्स के कलर्स हैं जो 5000 साल पहले डिस्कवर हुए थे। जिन्होंने योगा डिस्कवर किया था उन्होंने एक चक्रा सिस्टम डिस्कवर किया था कि हमारी बॉडी में इनविजिबल एनर्जी सेंटर्स हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं, बैकबोन से लेके एक यहाँ होता है, यहाँ सबका एक कलर होता है और वो उस बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो इनविजिबल होते हैं, आम इंसान को नज़र नहीं आते, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली या साइकिकली डेवलप्ड होते हैं, उनको हल्के हल्के हाले नज़र आते भी हैं कलर्स के। आम लोगों को भी नज़र आ जाते हैं। हमने हमारे पास ये सारी सलाहियतें हैं पर हमने थोड़ा सा उसको सप्रेस किया होता है, हम फोकस नहीं करते। तो जैसे कि रेड, ऑरेंज और येलो कलर्स होते हैं एनर्जी के, एनर्जी बूस्ट करने के लिए। और जिन लोगों को थकावट ज़्यादा होती है, उठा नहीं जाता, कहते हैं उनको येलो कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। रेड का, इट इज़ अ कलर ऑफ जॉय ऑल्सो, इसीलिए मैं आज येलो ख़ास तौर से पहन कर आई कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कलर है
उसमें कलर थेरेपी और में। मोस्टली गर्ल्स का बहुत फेवरेट होता है येलो। येलो बचपन में तो सब बच्चों को भी येलो येलो पहनाया जाता है। बिल्कुल। और जैसे कि कलर थेरेपी से ये भी कहा जाता है कि वेट जो है वो लूज होता है, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल लूज होता है वेट, क्योंकि देखिए अगर एनर्जी सेंटर्स की बात करें, नीचे वाले जो एनर्जी सेंटर्स हैं ना ये बॉडी के फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर वाले 3 जो होते हैं ये रूहानी सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हार्ट का ये और ये वाला। तो अगर हमारे ये वाले एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक्ड है ना तो उससे हमें वेट गेन होगा, डिप्रेशन, टायर्डनेस, बहुत सारे एक कंपल्सिव, ये जैसे लोग खाना ज़्यादा खाते हैं उनको एंग्जाइटी में खाते ज़्यादा हैं, उससे वेट गेन होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि हमारे पास 2 तरीके, अगर आप कहें तो आई विल एक्सप्लेन इट। एक तो कहते हैं ये बहुत पुराना तरीका इलाज है, कलर थेरेपी का पानी बनाना। तो इससे कहते हैं कि अगर आप इसको 2-3 महीने कलर थेरेपी के बनाए गए पानी को पिएं, जो कि वेट लॉस के लिए ख़ास तौर से तैयार किया जाता है, तो आपका वेट खुद ही से लूज़ होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है कि हमें थोड़ा बहुत डाइट का और एक्सरसाइज का ख्याल रखना पड़ता है, पर ये अपने आप में काम करता है। लाइक आपको करना, ये पीना इटसेल्फ लाइक अ मेडिसिन ना, एक रूहानी दवाई समझ लें इसको। तो इसमें करना ही होगा कि आपने पानी का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जग चाहिए हमें, या बोल चाहिए बिल्कुल इस तरह का, पे कोई कलर्स या पैटर्न्स नहीं है। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है, आप इतना डाल लें, इतना डाल लें, जितना भी डाल लें। ऑरेंज इज़ द कलर दैट वी नीड। तो आप ये जो ऑरेंज कलर है ना, इसको इसके ऊपर टेप कर देंगे, या आप सेलोफेन पेपर लेके इसको इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपको मिल जाता है ऑरेंज कलर का ग्लास का बोल तो वो तो ज़बरदस्त है, पर मिलते नहीं है इतनी आसानी से, सो यू कैन जस्ट टेप इट। उसके बाद आपने इस पानी को सूरज की रोशनी में रखना है चंद घंटे एवरी डे। अच्छा, आप कुछ घंटों के लिए, जब पूरा सूरज अपने अरूज पे होता है, जैसे 12 बजे से 2-3 बजे, 2-3 घंटे, जब पानी वो ज़ाहिर है इवेपोरेट होएगा उसके साथ, इसको आप ढक सकते हैं, लेकिन किसी स्टील के साथ तो नहीं। कितने टाइम के लिए इसको रखा जाए? 2-3 घंटे रखें, लेकिन अगले दिन दोबारा रखेंगे। और धूप जो बिल्कुल फुल धूप जो होती है? हाँ धूप होती है, लेकिन अगर फर्ज करें सर्दियाँ, ज़्यादा धूप नहीं है, तो फिर आपने इसको कोई बात नहीं, थोड़ी धूप में सन तो है ना एटलीस्ट, वो तो अपना असर कर ही रहा है। यू जस्ट कीप इट देयर फॉर कपल ऑफ आवर्स। उसके बाद आपने इस पानी को 1 दिन 2 दिन, मर्जी आपकी 3 दिन भी रख सकते हैं, उसमें और पानी ऐड कर लें अगर वो इवेपोरेट होता है, देन स्टार्ट ड्रिंकिंग इट। और दुआ कर लें उसके ऊपर, एक एफर्मेशन कर लें कि दिस इज़ फॉर वेट लॉस। तो आपको और कुछ नहीं करना, आप चाहे तो अपने ऊपर टेस्ट कर सकते हैं इसको, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स विद इन लाइक अ मंथ और सो। तो आपको मेटाबॉलिज्म तेज करते हो कि ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी। हर इंसान की जो बॉडी होती है वो वेरी करती है। हाँ, तो ये प्रोबेबली जो है वो कितना टाइम लग सकता है? 1 मंथ में जो है वेट लूज होना शुरू हो जाता है? अब जल्दी होना शुरू हो जाएगा, 10-12 दिन के अंदर आप चेंजेस देखेंगे। रेड, ऑरेंज और येलो, इन ये तीनों कलर्स, आप चाहे तो तीनों कलर्स का पानी बना लें। येलो, ऑरेंज और रेड, ये तीनों कलर जो हैं ये वेट लूज करने में हेल्प करते हैं। ऑरेंज खास तौर से जी, खास तौर पे जो ऑरेंज है वो ज्यादा करता है। ठीक है, और किन किन अमराज का जो इलाज जो है मुमकिन है कलर थेरेपी से? देखिए अल्जाइमर्स का कहते हैं, जिन लोगों के नर्वस सिस्टम वीक होता है ना, कहते हैं वो इस तरह का कलर लें, कागज़ लें, और कुछ भी नहीं करना, कोई पैसे खर्च नहीं करने, इसको आपने सिर्फ देखना है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 7 मिनट। आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी स्ट्रांग होनी शुरू होगी, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर स्ट्रेंथ महसूस होनी शुरू होगी आपको। हाँ, ये जो चीज़ें एंशंट तरीका इलाज है ना, उनके अंदर कोई ना कोई सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो अली सीना थे, अबू सीना, या अंग्रेजी में उनको कहते हैं अवैसीना। तो उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की थी, वो बहुत इलाज करते थे। और देखें अब उनकी जो नॉलेज है वो आज तक पास ऑन हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मेन स्ट्रीम में आ रही है। कुछ सालों के लिए सप्रेस कर दी गई थी ये चीज़ें, पर दिस इज़ एक मेरे पास वो भी थी ग्लासेस, अगर इसको कहते हैं कलर थेरेपी ग्लासेस, वो ख़ास तौर से कलर थेरेपी के लिए यूज़ होती हैं। कोई भी कलर की, जैसे किसी को स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो वी गिव देम पिंक कलर ग्लासेस, तो वो 10 मिनट लगाते हैं। अच्छा, जब मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं चीज़ें, सो आई वोर इट फॉर लाइक 15 मिनट्स। मैंने अपना ब्लड प्रेशर पहले चेक किया, उसके बाद जब 15 मिनट बाद दोबारा किया वो लो था। तो इट्स वेरी गुड फॉर लाइक पीपल हु हैव हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, क्योंकि वो लो करती है आपके सिस्टम को। लेकिन जो लोग पहले से ही रिलैक्स या ज़्यादा एनर्जी लैक फील करते हैं, उनको हम ये कलर देते हैं। फिर ज़रूरी नहीं आप ग्लासेस लें, ऐसी कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट कीप द पेपर। आपके जैसे डेकोर आपने यहाँ पे ग्रीन रखा हुआ है, ग्रीन इज दिस इज़ अ वेरी सूदिंग कलर। आप अगर ब्राइट कलर्स रखेंगे तो वो आपको और एनर्जी देंगे। तो जिसको जो प्रॉब्लम है अकॉर्डिंगली अपने कमरे का सेटअप भी वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कलर्स हैं, ग्रीन्स हैं, ब्लूज़ हैं। आपने बहुत अच्छा मिक्स ऑफ कलर्स पहना हुआ है, तो इस बैलेंस है कलर्स में।
लेकिन डिपेंड करता है किसको क्या प्रॉब्लम है। तो आप वो कलर्स को 10-15 मिनट देखना है अपने डेली, या आप अपने कमरे का सेटअप भी बना लें कि एक ज़माना था, आई रिमेंबर आई वाज इन कनाडा, तो मैंने ब्लू और ग्रीन अपना पूरा कमरा कर दिया था। सारे हम सबको स्ट्रेस होता है और हम सब कभी ना कभी तो स्ट्रेस फील करते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है, आई हैव बीन लर्निंग सिंस सो मैनी ईयर्स, सो व्हाई नॉट आई शुड ट्राई इट ऑन माई ओन सेल्फ। तो मैंने पर्दे ब्लू कर दिए, बेडशीट ब्लू कर दिया, ताकि मेरे पानी का ग्लास भी ग्रीन होता था। यू वोंट बिलीव, विद इन 3 months मेरी एनर्जी के अंदर मैंने चेंज देखा, बूस्टअप देखा, नॉट जस्ट इंटरनली, लाइक मैं आई स्टार्टेड फीलिंग मोर रिलैक्स, बट आई एक्चुअली स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मोर अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे लगता है कि जो ब्लॉक्स मेरी एनर्जी फ्लो में या लाइफ फोर्स एनर्जी में जो ब्लॉक्स आ रहे थे वो उससे ना हील हो गए, क्लेंस हो गए। सो आई रियली बिलीव इट। मैं तो इसको बाकायदा अपने क्लाइंट्स को सबको करती रहती हूँ सजेस्ट, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होना, ये सिर्फ आपने करना है। और मसला ये होता है कि लोग करते नहीं। बिल्कुल, आप खर्चे की बात कर रही हैं, जैसे आपने कहा कि ऑरेंज कलर जो है वेट लूज करने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है, तो क्या जैसे से एक थेरेपी का नाम दिया गया है कलर थेरेपी, तो क्या इसके साथ कुछ एक्सरसाइज की भी जरूरत पड़ती है, जस्ट ये जो थेरेपी है ये इनफ है? थेरेपी तो अपने आप में काम करेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे सर दर्द की दवाई में आपने सर दर्द के लिए कुछ और नहीं करना, आपने दवाई खानी है, दर्द ने ठीक होना है। हाँ, लेकिन वैसे बेटर लिविंग के लिए, वेलबींग के लिए तो ज़रूरी है ना हम अपने डाइट का ख्याल रखें, पर ये करने से आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी उसमें। और एक और प्रेशर पॉइंट्स का तरीका भी होता है कलर थेरेपी का, अगर टाइम है तो आई लाइक टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो हमारे पास ये रेड और ग्रीन कलर पहले लेते हैं। तो जो ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वेट लॉस के लिए, ये और ये थंब का पॉइंट और ये वाली उंगली होते हैं, तो उसमें हमने करना ये है। और इसके बाद आपने ये नहीं करना कि उसको देखते रहना है, कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू डू इट लाइक एवरी डे, दिन के टाइम पर, क्योंकि सूरज के साथ कलर्स जो है ना वो एक्टिवेट होते हैं सूरज की रोशनी से, सनलाइट। आपने करना ये कि एक डॉट बनाना है यहाँ पे, ठीक है, उसके अराउंड आपने ग्रीन कलर लेना है और उस ग्रीन कलर को आपने उसके गिर्द एक और सर्कल बना देना है, दैट्स अबाउट इट। फिर आपने ये वाली उंगली लेनी है, योर इंडेक्स फिंगर, एंड यू जस्ट मेक 2 points ऑन योर फिंगर, ठीक है। फिर आपने ये वाली उंगली लेनी है, इसको आपने एक लंबी लकीर बनानी है और इस लाइन के ऊपर एक लकीर बनानी है। ये आपने रोज़ सुबह करना है, जब हाथ वाथ धो लेते हैं दोबारा कर लें। तो आप जिनको वेट का सच में प्रॉब्लम है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है ट्राई करने में, दिल से ये सिग्निफिकेंट चेंज, क्योंकि ये प्रेशर पॉइंट्स अच्छा थोड़ा चाहे तो दबा भी दें इसको। बस इसको क्या देखते रहें या जस्ट बनाने के बाद? ये कलर थेरेपी सूरज के साथ एक्टिवेट होकर खुद काम करेगी, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है कलर्स को। और इट्स अगेन वेरी एंशिएंट मेथड, और जो लोग ऑक्यूप्रेशर प्रैक्टिस करते हैं वो इसको अच्छे से समझते होंगे। पाँव का भी एक होता है, अगर कहीं तो बता देती हूँ जी। ये रोज़ करें और फिर जो है ना मेरे ख्याल से फीडबैक भी देनी चाहिए जो लोग भी ये देख रहे हैं। ये ब्लू होता है कलर पाँव के लिए। आई डोंट नो अगर कैमरा पैर को कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये जो आपकी छोटी उंगली के साथ वाली फिंगर होती है ना, इस पाँव पर रखो, ये जो छोटी उंगली के साथ वाली फिंगर है, इसके अंदर आपने ब्लू कलर लगा देना है। ये रोज़ करना है आपने, सूरज के ढलने से पहले पहले करना है आपने, एंड जस्ट लीव इट लाइक दैट एंड जस्ट सी इन लाइक कपल ऑफ डेज के क्या होता है आपकी बॉडी के साथ। और देखा जाता है नॉर्मली कलर थेरेपी जो है बहुत रेयर है, अब क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका कोई रुझान जो है इसमें इजाफा हो रहा है, या इस हवाले से मजीद जो है आने वाले वक्त में आप देख रही हैं कि कुछ जो है इजाफा हो सकता है? देखिए ये ना ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ हीलिंग है, एन एंशिएंट विजडम है, ठीक है। अब उसमें होता है कि एक टाइप ऑफ लोग जो होते हैं जिनका इन तरफ रुझान होता है वो हमेशा उनका रहता ही है और फिर वो ग्रो करता है। मुझे लगता है आज के दौर में जब एंग्जाइटी, इतनी अवेयरनेस है लोगों में, समझते तो हैं, लेकिन मुझे लगता है जहाँ पे लैक करती है चीज़, मोटिवेशन लैक करती है कुछ करने की। जब कुछ मशवरे दिए जाते हैं दे यू नो, बट पीपल आई नो दैट दे आर अवेयर, और मुझे यकीन है कि ये जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी आने वाले वक्त के साथ, जितने, क्योंकि जिस तरह एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है दुनिया में, तो हमें जो है अल्टरनेटिव मेथड्स का लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ठीक है। और जैसे कि स्पिरिचुअल हीलिंग जो है बेसिकली, क्या इसमें कितना फ़ायदा मंद देती है ये कलर थेरेपी? स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी वो एक रिलेटिव सी टर्म है। अब ये कि ये अल्टरनेटिव हीलिंग मैं इसे कहूँगी,
अल्लाह ताला ने रंग बनाए, पूरी कायनात बनाई है। हमारा जो सिस्टम है वो भी रोशनी पर ही बेस्ड है, एटम सेंस जो है वो रोशनी से बनता है। तो आई मीन इसको आप स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सूफीज़म में कहते हैं कि लताइफ होते हैं, 5 एनर्जी सेंटर्स होते हैं बॉडी में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, उसके भी कलर्स होते हैं। तो हर एनर्जी इंडियन जो हम चक्रा सिस्टम की बात कर रहे थे उसमें 7 कलर्स होते हैं, इस्लाम के वो 5 उन्होंने बनाए हैं सूफीज़म में। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ तो डेफिनेटली ताल्लुक है, स्पिरिचुअलिटी के साथ इसका जो डायरेक्टली लिंक बनता है इसका कलर थेरेपी का। और बिल्कुल कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि जिनको डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है और वो अक्सर आपको पता है मेडिटेशन भी उनके साथ चल रही होती है, तो क्या अगर वो कलर थेरेपी करें विदाउट एनी मेडिटेशन तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या फिर साथ मेडिटेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है? डिप्रेशन और एंजाइटी में कभी भी नहीं मेडिटेशन ऐसे करनी चाहिए जब तक कि आपकी फिजिकल बॉडी एक्टिव नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन करने से, जब लोग टीचर्स मेडिटेशन कराते हैं अक्सर ये बात बताते नहीं हैं कि मेडिटेशन करने से जो आपकी सोच है ना वो स्ट्रांग हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी जिधर है ना उधर ही स्ट्रांग हो जाती है। तो फर्स्ट यू हैव टू क्लेंज इट। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो आपको क्लेंज करता है, आपकी एनर्जी की मूवमेंट से आपको आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग करता है। फिर आप मेडिटेशन करें। और मैं आपका सवाल भूल गई हूँ, लेकिन आई मीन कि मेडिटेशन तब करनी चाहिए जब आप डिप्रेशन जो डिप्रेशन के मरीज है जिन्हें बहुत लॉन्ग टर्म से वो डिप्रेशन में, हाँ, तो एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें योगा की, या जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें, आपकी सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसको फोकस करना है और करना कुछ नहीं है। कलर थेरेपी की एक मेडिटेशन होती है जो डिप्रेशन के लिए बहुत मुफीद है, वो है ब्लू कलर की मेडिटेशन। सो ऑल यू हैव टू डू इज सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन। मेडिटेशन हमेशा इस पोस्चर में करते हैं, ऐसे बैठने के बाद अपने हाथ आप ऐसे रखें, आंखें बंद करें और इमेजिन करें आसमान से नीले रंग की रोशनी आपके बॉडी के ऊपर बारिश की तरह बरस रही है और वो पेनिट्रेट कर रही है आपकी बॉडी के अंदर। यू कैन, जितनी अच्छी इमेजिनेशन है आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लिटरी रोशनी खूबसूरत, व्हेन इट्स पेनिट्रेटिंग इन योर बॉडी देन इमेजिन इट्स गोइंग इनसाइड योर बॉडी फ्रॉम योर क्राउन ऑफ योर हेड। तो वो जैसे जैसे अंदर ट्रैवल कर रही है बॉडी में, वो हर नेगेटिव इमोशन को पैर के थ्रू ज़मीन में ग्राउंड कर रही है। ये आपने 5-7 मिनट करना है। उसके बाद आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में से वो रोशनी निकली एंड इट्स क्रिएटिंग अ बिग बबल अराउंड योर बॉडी। तो ये मैंने बहुत इफेक्टिव देखी है। ये तो मैं प्रैक्टिस करती भी हूँ रात के टाइम सोने से पहले, एंड देन द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेक अप आई फील रियली रियली रिलैक्स्ड। जैसे कि आपने कहा वेट लूज कर सकते हैं हम आसानी से, डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो कलर थेरेपी से आसानी से हम उसका जो हल निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से अमराज है जिनका आसानी से जो है ना हल इलाज हो सकता है कलर थेरेपी से? देखिए, हम जो एलोपैथिक मेडिसिन है या उस इलाज को हम कभी डिनाई नहीं कर सकते, ये हम एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी ही यूज़ करेंगे। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी आप डॉक्टर के पास ना जाएं और ये करें। हाँ, इसको आप कंबाइन कर लें, कंबाइन तो कोई भी इलाज के लिए, ख़ासतौर से जब स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, अगेन येलो ऑरेंज कलर, बल्कि मेरे टीचर कहते होते थे जब मैं पढ़ने में फोकस नहीं होता था कि येलो कलर का कैंडल लेके रख के उसको जला के फिर तुम पढ़ाई किया करो, एंड यू वोंट बिलीव कि मेरी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई थी उसके बाद। तो ये जो कंसंट्रेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, प्लस जिनकी मेमोरी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, वेट लॉस, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए तो मतलब जो है रंगों से जो है बहुत से अमराज का जो है वो हल भाई मिल गया है और आसानी से आप रंगों की मदद से जो है आप अपने जितने भी अमराज हैं आप उनका आसानी से जो है वो हल आप ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कलर थेरेपिस्ट राबिया सैयद हमारे साथ मौजूद थी और बहुत मजे की जो उन्होंने भाई हमें आज टिप्स बताई हैं। उम्मीद करती हूँ आप उन टिप्स को जो है जरूर आप ट्राई भी करेंगे, उसका फीडबैक भी देंगे और उसके साथ मुझे इजाजत दें। फिर हाजिर होंगे एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज।